तो आज हम लोग तत्वों के आवर्ती गुण पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्वों के आवर्ती गुण क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे आवर्त, जब क्षैतिज जो पंक्ति होता है उसको आवर्त सारणी में आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको वर्ग कहते हैं। तो जैसे अद्वितीय आवर्त की अगर हम बात करें तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है इनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। अब गुणों में क्रमिक परिवर्तन का मतलब बहुत से ऐसे गुण हैं जो कि परिवर्तित होंगे। जैसे लिथियम, अगर हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो जो परमाणु त्रिज्या होता है परमाणु का, तत्व का, वह धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है। तो हम अगर बात करें तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी और जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो घटता जाएगा। तो उसी यही बताया जा रहा है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके गुणों में भी परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो जैसे जैसे ऊपर से इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से भी नीचे आएंगे तो इनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होगा। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि परमाणु का आकार, जैसे उदाहरण के लिए परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा, माने इसका आकार जो है सबसे छोटा होगा लिथियम का, और जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाएंगे उसका आकार बढ़ता जाएगा। तो दो तत्वों का आवर्ती गुण है। तो जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, तो उसी को हम कहते हैं तत्वों के आवर्ती गुण। अब कुछ तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका है पहला परमाणु त्रिज्या। अंग्रेजी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब परमाणु त्रिज्या क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि नाभिक होता है और नाभिक के बाहर विभिन्न कोश होते हैं। तो नाभिक जो नाभिक है, नाभिक और जो अंतिम कोश, ये आपका मान लीजिए 2 कोश हम बनाएंगे, प्रथम कोश दूसरा कोश है ये। तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि जैसे बाएं से दाएं जाने पर जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। तो हम जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इनका परमाणु क्रमांक भी क्रमिक जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे 3, इसका परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं हम बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, एक उदाहरण देखिएगा क्यों ऐसा होता है। परमाणु त्रिज्या या आकार जो है परमाणु का कम क्यों होता जाता है? तो देखिए आपका जैसे नाभिक है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में का जितना परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है, और न्यूट्रॉन आपका जो है उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है ना, क्योंकि नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो कहते हैं कि नाभिक आपका धनावेशित है। अब देखिए अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 1 होगा। तो अगर 2 1 का मतलब एक पहला कोश या दूसरा कोश। तो देखिए मान लीजिए पहला कोश हो गया और ये दूसरा कोश हो गया मान लिया जाए, हाँ। और दूसरे पहले कोश में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर फिर हम इसकी बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम का अगर परमाणु
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा आपका 2-2 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम संरचना देख लें कि नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसमें न्यूट्रॉन होगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ किए हैं तो 2-2, यहाँ भी क्या होगा, कोश की संख्या 2 ही होगी, माने पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा यहाँ देखना है कि अब क्या बताया गया कि बेरिलियम का आकार छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार या परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों ऐसा होता है? अब देखिए इसके नाभिक में आपके 3 प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 धनावेश है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 4 है, मतलब नाभिक में आपके 4 धनावेश है और इलेक्ट्रॉन आपके ऋणावेशित होते हैं, इसलिए नाभिक आपका धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है। तो इसलिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अब यह आकर्षण बल नाभिक और अंतिम कोश के बीच में कितना लगेगा, कम लगेगा कि अधिक लगेगा, यह डिपेंड करता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बेरिलियम में नाभिक और अंतिम कोश के बीच जो आकर्षण बल होगा अधिक होगा इन कंपैरिजन टू लिथियम, लिथियम के अपेक्षा। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो नाभिक क्या करेगा, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। इसी प्रकार से जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए उदाहरण दिया गया आपका, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर कहा गया कि आकार बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2-8-1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2-8-8-1। तो अब देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, देखिए लिथियम में केवल 2 ही कोश है, नाभिक के बाद केवल 2 ही कोश बनाएंगे, सोडियम में 3 कोश बनाएंगे और पोटेशियम में 4 कोश बनाएंगे। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे तो आवर्ती गुण का उदाहरण देखेंगे, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयनन विभव भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है और परमाणु के अंतिम कोश में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनन एंथैल्पी जो है ये भी देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा। तो अब जैसे उदाहरण के लिए थे हम लोग लिथियम से बेरिलियम या बोरान की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो अभी बताया गया आपको कि जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं आवर्त में परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। और जब बताइए परमाणु का आकार जब छोटा होगा, मान लीजिए छोटा हो जाएगा, परमाणु का आकार जब छोटा होगा मतलब नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी अगर कम होगी, तो दूरी अगर कम होगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल अधिक लगेगा। आकर्षण बल जब अधिक लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधा होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और वर्ग में वो घटेगा क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बताया कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज या परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, मतलब नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी बढ़ती है। जब दूरी बढ़ जाएगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम लगेगा। आकर्षण बल कम लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम
निकाल सकते हैं, मतलब उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि आवर्त में कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो वर्ग में ठीक उसका उल्टा होगा, वो घटेगा। ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अब देखिएगा, जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना होगा तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और जिसके कारण वहाँ पर एकल सा संयोजक बंध बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन का होता है। तो जब बंध ये बन जाता है तो क्लोरीन सोचता है कि इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को हम अपनी ओर आकर्षित करें और हाइड्रोजन सोचता है कि हम इन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो इसमें वह परमाणु सफल होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता जिसमें अधिक होगी, वह साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। परिभाषा के रूप में देखेंगे, किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में न रह करके ये जो है क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। एक है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जैसे अभी बताया गया था आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में क्या बताया गया था कि अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं तो 2, 8, 7 लिखते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17 होता है। तो अगर मान लीजिए क्लोरीन की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर अगर क्लोरीन देखिए आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। अब अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो अब देखिए क्लोरीन का अंतिम कोश कैसे पूर्ण होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले तो इसका अंतिम कोश पूर्ण हो जाएगा। तो अब जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब यह क्लोरीन अपने अंतिम कोश में ग्रहण करेगा तो यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होगा। थोड़ा ध्यान देना है, दोनों एकदम विपरीत हैं। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों अंतर है। वहाँ पर क्या बताया गया था आयनन एंथैल्पी में कि अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर कहा गया किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो आवर्त में यहाँ भी देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग वीडियो पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसका नोट्स भी आपको हम दे देंगे। धन्यवाद।